हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का फिर से मेरी ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। और हम पढ़ रहे थे हमारा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, गैसों का अणुगति सिद्धांत। ठीक है, KTG। ठीक है बच्चों, गैसों का अणुगति सिद्धांत। तो पिछली बार हमने क्या देखा था कि गैसों से जुड़ी जो अवधारणाएं थी, पोस्टुलेट्स थे, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। और मैंने कम से कम आपको 6-7 जो पोस्टुलेट भी लिखवाई थी कि भाई किस तरीके से, जैसे मान के चलो यहाँ पे कोई एक पात्र बना हुआ है। ठीक है, ये एक पात्र बना हुआ है इस तरीके से। ये एक पात्र है, ठीक है बच्चा। तो इसका तो एक साइड तो ये वाली है इस तरफ से, है ना, इस तरफ से, और दूसरी साइड है इसकी इस तरफ से, ये। अब गैस के अणु बच्चों, यहाँ से गैस के अणु जो हैं वो इस तरह गति करते हैं यहाँ पे। ठीक है, एक पात्र मतलब एक दीवार से, ये दीवार मान लो ABCD, यह है ABCD, है ना, ABCD, और ये है EFG और ये H। ABCD से पात्र की दीवार से कहाँ जा रहे हैं, EFGH वाली दीवार से टकराने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा कि बच्चों ये आगे बढ़ेंगे, जब ये आगे बढ़ेंगे कुछ इस तरीके से, तो हमने बहुत सारी इसकी अवधारणा लिखी थी। क्या बोला था मैंने कि ये गैस के अणु जो होते हैं इन पे गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये रैंडमली कहीं भी घूमते हैं। जब ये पात्र की दूसरी दीवार से टकराते हैं तो टकराने के बाद ये वापस से उसी दिशा में मुड़ आते हैं, है ना। टकराने के बाद इधर जाएगा, जैसे टकराया फिर इधर आया, वापस टकराया इधर आया। तो हुआ क्या, टक्कर के बाद में ना तो इसकी गतिज ऊर्जा मतलब इसका संवेग जो है संरक्षित रहता है, संवेग में कोई परिवर्तन नहीं होता, न खत्म होता है। गायनेटिक तो कैसी टक्कर होती है, इलास्टिक, ये प्रत्यास्थ टक्कर इसको बोलते हैं हम। कैसी टक्कर है, इलास्टिक कोलिजन, प्रत्यास्थ टक्कर। फिर मैंने आपको बताया था और कौन सी पोस्टुलेट थी, अवधारणाएं थी। एक अवधारणा ये भी थी कि भाई इसके जो गैस के एक जो अणु होते हैं ना, वो सभी जगह एक जैसे रहते हैं। सब जगह कैसे रहते हैं, मतलब एक समान रहता है, आइडेंटिकल रहता है। ठीक है, ग्रेविटी को इफेक्ट नहीं पड़ता, एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे। अच्छा, प्रेशर पड़ता है, ये जब यहाँ से इस दीवार पर टकराएंगे तो ये दीवार क्या करेगी, इस पर प्रेशर लगाएगी पीछे विपरीत दिशा में, पीछे की तरफ। तो बच्चों कुछ इस तरीके से गति हो रही है, जैसे एक ये हो गया, एक अणु ये हो जाएगा, V1 वेग से इधर जाएगा। ठीक है, दूसरा V2 से इधर गया, तीसरा, क्योंकि आपस में तो टकराएंगे ना, चौथा, ऐसे करते करते जो है कम से कम VN अणु जो होते हैं वो टकराते रहते हैं। क्या है, टकराते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जब आपस में एक दूसरे से ये अणु टकराते हैं, पात्र की दीवार से टकराते, टकराने के बाद जो है यहाँ पे इनका एक वेग आता है, एक मतलब इन सब अणुओं का एक वेग निकल के आता है, जिसे बोलते हैं RMS वेग, वर्ग माध्य मूल वेग। ठीक है, RMS वेग। तो ये होता है हमारे पास इन सब का एक माध्य निकल के आता है, मीन। क्या निकल के आता है, माध्य निकल के आता है, इसको बोलते हैं VRMS। इसका डेरिवेशन देखेंगे बच्चे पूरा हम आज नहीं, बस आज थोड़ा सा और कंसेप्ट बता देता हूँ आपको, कल इसका डेरिवेशन बताऊंगा आपको। तो यहाँ पे मीन माध्य वेग है। ठीक है, VRMS कि सभी अणुओं का माध्य वेग, RMS वैल्यू ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स
इन गैस, इसको बोलते हैं VRMS, गैस के सभी अणुओं का माध्य वर्ग माध्य मूल वेग बोलते हैं उसे, है ना। RMS का मतलब होता है वर्ग माध्य मूल वेग, ठीक है। क्या होता है VRMS, चाहे ऐसे पढ़ो ऐसे पढ़ो, एक ही बात है। तो अच्छा, यहाँ पे बच्चों एक चीज़ है कि यदि हम पहले वाले अणु को देखते हैं कि ये होता है V1, यदि इसका काइनेटिक एनर्जी देखें हम, यदि काइनेटिक एनर्जी देखें इसकी, तो पहले वाले अणु की हो जाएगी हाफ mv1 स्क्वायर, दूसरे की हाफ mv2 स्क्वायर, हाफ mv3 स्क्वायर, ऐसे करते करते ही तो सारी की सारी वैल्यू आएगी। ऐसे करते करते किसकी सबकी वर्ग माध्य मूल वेग आएगा VRMS, क्योंकि इनकी गतिज ऊर्जा क्या होती है, पहले की है, दूसरे की है, तीसरे की, इस तरीके से गतिज ऊर्जा जो है चलती है ना। इसको VRMS बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, VRMS, ठीक है। तो VRMS का मान ये निकल के आता है 1/2 mv, हाफ mv स्क्वायर, पहले अणु का, दूसरे अणु का, तीसरे अणु का। ऐसे करते करते जो है n अणुओं का वर्ग माध्य मूल वेग हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास ये सारे के सारे अणु जो है ना, इन सभी को जोड़ रहे हैं हम, ठीक है। तो जब इन सभी को जोड़ते हैं तो कुछ इस तरीके से फॉर्मूला आता है हमारे पास 1/2 mv1 स्क्वायर प्लस 1/2 mv2 स्क्वायर। ये 1/2 तो कैंसिल आउट हो जाता है। चलो मैं इसको अभी थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ, इसको अभी तो रहने दो। ये काइनेटिक एनर्जी है पूरी पूरी, ठीक है। कि काइनेटिक एनर्जी मान लो कि भैया सभी अणुओं की काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ mv1 स्क्वायर प्लस हाफ mv2 स्क्वायर प्लस हाफ mv3 स्क्वायर, ऐसे चलता ही चलेगा, ठीक है। ठीक है। तो ये सभी अणुओं का क्या है, एक गतिज ऊर्जा का सूत्र हो गया कि भैया सभी अणुओं को जोड़ दो तो वो है इनकी टोटल गतिज ऊर्जा निकल के आ जाती है। लेकिन एक जो फॉर्मूला निकल के आएगा लास्ट में वो आएगा VRMS = √3RT/m। यह था √3RT/m, ठीक है। R क्या है यहाँ पे, R को बोलते गैस नियतांक, इसका डेरिवेशन भी आएगा गैस नियतांक। क्या बोलते हैं इसको, गैस नियतांक, मतलब गैस कांस्टेंट। इसकी वैल्यू कितनी होती है 8.314 जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, ठीक है। R = 8.314 जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। T को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है। इसको बोलते हैं तापमान, पूर्ण तापमान, ठीक है। M क्या होता है, मोलर मास, जिसको मोलर द्रव्यमान बोलते हैं, पढ़ा होगा आपने केमिस्ट्री में शायद इसको में, ठीक है। तो ये होता है मोलर द्रव्यमान। तो बच्चों गैस के अणु जो होते हैं मेनली इनका यदि वेग होता है, यदि हम बात करें सबके सब गैस के अणुओं की, तो इसमें जैसे जैसे तापमान बढ़ाते जाओगे, तापमान बढ़ाते 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 बढ़ाते, अब मान के चलो कि गैस के जो अणु होते हैं उसमें तापमान बढ़ा दिया आपने, तो वो क्या करेंगे, जैसे ही एक्साइटेड हो जाते हैं, एक्साइटेड होने के बाद उनकी काइनेटिक, उनकी वेलोसिटी बढ़ जाती है, वेलोसिटी बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है ना। काइनेटिक एनर्जी बढ़ते ही ज़्यादा से ज़्यादा वो अपने
आपस वाले जितने मॉलिक्यूल्स है उससे टकराएंगे, पात्र की दीवारों से, या जो हमारे पास जो वॉल्स है, कंटेनर की वॉल्स, उससे टकराते हैं। टकराने के बाद जो है वापस से पीछे मुड़ते हैं, ठीक है। तो ऐसे करते करते उनका जो वेग की बात करूं या वेलोसिटी की बात करूं, सभी अणुओं का वेग की, वो होती है टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। कितना? टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। तो वैल्यू ऑफ VRMS, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, मतलब वर्ग माध्य मूल वेग है ना, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू डिपेंड्स ओनली टेम्परेचर। किस पर डिपेंड कर रहा है? ओनली टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। मेनली तो टेम्परेचर के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो VRMS जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ T, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। VRMS किस पर डिपेंड कर रहा है? अंडर रूट T के ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर। यह मैं ऐसे ऐसे भी लिख सकता हूँ जब न्यूमेरिकल करेंगे। VRMS अपॉन 1 पहली गैस का, दूसरी गैस यदि कभी आ गई आपके पास, VRMS 2 इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ T1 बाय T2, रूट ऑफ T1 बाय T2, ठीक है ना, कुछ इस तरीके से। तो VRMS 1 अपॉन VRMS 2 यदि आपके पास आ जाए कि भैया जो यदि दो हमारे पास क्या आ गई, मतलब दो गैस आ गई, कौन सी है? दो गैस। यदि मैंने ले लिया एक ऑक्सीजन गैस, एक हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस और हाइड्रोजन गैस, तो यहाँ पे आपसे पूछे कि T1 अपॉन T2 के भैया ये जो गैस है इसका एग्जांपल जैसे मैंने लिया, इसका टेम्परेचर और इसका टेम्परेचर को जब हम गर्म करते हैं तो इन दोनों के टेम्परेचर में जो है क्या प्रभाव पड़ता है, क्या इफेक्ट पड़ता है, व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन दी गैस, है ना। तो ये किस तरह से करते हैं अपन, यदि जब दो गैस की बात आ जाए टेम्परेचर के बारे में। अच्छा, पहली गैस का भी टेम्परेचर दे सकता है उसमें, तो जाएगा VRMS हम ऑक्सीजन का 32 बटे उसके हाइड्रोजन की 2 बराबर अंडर रूट ऑफ T1 बाय T2, ठीक है। तो ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसको, VRMS ऑक्सीजन गैस का, VRMS हाइड्रोजन गैस का, है ना, अंडर रूट T1 बाय T2। तो कितना जाएगा VRMS O2 का, ऑक्सीजन का, तो जाएगा 1632 डिवाइड बाय हाइड्रोजन का 2 हो जाएगा अंडर रूट T1 बाय T2, तो ये हो जाएगा 16, तो 4:1। तो T1 बाय T2 की वैल्यू कितनी चाहिए? 4:1। तो पहले वाला टेम्परेचर इसका ऑक्सीजन का ये हो जाएगा 4T2, मतलब जब इस गैस को जब गर्म करोगे ना आप, तो जो हाइड्रोजन वाले गैस का, जो हाइड्रोजन वाली गैस है उसका जो टेम्परेचर होगा और इसका ऑक्सीजन वाली गैस का जो टेम्परेचर है, इन दोनों में T1 अपॉन T2 का रेशो 4:1 होगा। मतलब ऑक्सीजन वाली गैस के मॉलिक्यूल्स तेजी से जो है उनका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, तेजी से टकराएंगे, उनका गर्म भी जल्दी हो जाएगी, है ना। तो हम लिख सकते हैं टेम्परेचर ऑफ O2 गैस इज 4 times more than H2 गैस, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला VRMS
प्रोपोर्शनल अंडर रूट टी ये आया कहाँ से, इसको भी हम चेक करेंगे मेरी नेक्स्ट क्लास के अंदर। पहले तो एक बड़ा सा डेरिवेशन आएगा, उस डेरिवेशन के बारे में देखेंगे, है ना। तो ये हमारे पास जो आरएमएस वैल्यू है डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड कर रही है। ये हमने चेक कर लिया कि किस तरीके से जो आरएमएस वैल्यू टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। और फिर जो गैसेस होती हैं, गैसेस कभी भी ग्रेविटी जो लो है, लो ऑफ ग्रेविटेशन, उसको फॉलो नहीं करती है, हमेशा नीचे बैठ जाती है। कभी गैस ऊपर उठती थी कि धुआं होता है, धुआं जो स्मोक या फॉग जो होता है, वो भी क्या होता है कि जैसे नीचे से ऊपर की तरफ उठता हो, वो उसके जो पार्टिकल्स है, छोटे छोटे पार्टिकल्स, वो नीचे क्यों नहीं गिरते, पर नीचे गिर जाने चाहिए ग्रेविटी के कारण। क्यों? क्योंकि उसके ग्रेविटी पे इफेक्ट ही नहीं पड़ता, कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता ग्रेविटी का, है ना। तो ग्रेविटी का कोई भी इफेक्ट उस पर पड़ता ही नहीं है, इस वजह से जो है वो नीचे नहीं गिरते, वो ऊपर ही चले जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है गैस के जो मैंने लॉ के बारे में बताया था, बोल्स लॉ क्या होता है, पी जो आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है यदि तापमान नियत हो, है ना, ताप नियत हो तभी, तो पी बढ़ाओगे तो वॉल्यूम घटेगा। इसी तरह से हमने क्या देखा, चार्ल्स का लॉ कि भैया वी को जो है वॉल्यूम गैस का जो आयतन है तापमान के समानुपाती होता है, तो आयतन बढ़ा दो तापमान बढ़ेगा, लेकिन प्रेशर जो है कांस्टेंट होना चाहिए। और तीसरा जो है आवोगाद्रो का नियम था, वो आवोगाद्रो का नियम यही बोलता है कि जो एनर्जी वॉल्यूम है, जो भी मॉलिक्यूल्स है उनकी जो एनर्जी या वॉल्यूम या आयतन बोल रहे हैं, वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मोलों की संख्या या अणुओं की संख्या के समानुपाती होता है। ये हमने देख लिया, जबकि पी और टी जो है नियत होने चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से थे गैसों के नियम, गैस किस तरह से फॉलो करती हैं, इनकी गति किस तरीके से, इनकी ऊर्जा वगैरह आगे भी हम इसे कंटिन्यू रखेंगे। सो देखते रहिए बच्चों, नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू, गुड बाय।